Hello everyone, my name is Riddhi and today in this lecture we will discuss about Polity Prelims 360 Degree 2020. तो बेसिकली Prelims 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स न्यूज़ में रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पर डिस्कस कर दिए गए हैं। और पिछले साल के भी कोई भी ऐसे इश्यूज, कोई भी टॉपिक्स जो हैं वो रह गए थे न्यूज़पेपर में भी, जो कवर नहीं हो पाए थे, वो हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। और अगर किसी को भी यहाँ का कोई भी मटेरियल चाहिए या लेक्चर आपको देखने हैं तो आप सिनॉप्सिस IAS के वेबसाइट पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर देखो, यहाँ पर PT 360 डिग्री ये कोर्स यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं। जो PT 360 डिग्री कोर्स है वो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में भी है और 2020 50-50 सीरीज का भी ये पार्ट। तो आपको लेक्चर्स देखने हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और लेक्चर्स आप देख सकते हो। और स्टडी मटेरियल के लिए जितनी भी PDFs अगर आपको चाहिए तो आप स्टडी मटेरियल पर क्लिक कर सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ फ्री रिसोर्सेज में आपको यहाँ पर PT 360 डिग्री का स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर देखो इंडेक्स में ये टॉपिक्स कुछ गिवन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर लेजिस्लेचर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसके अंडर वो डिस्कस करेंगे। फिर रिजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज जो भी न्यूज़ में रहे हैं वो डिस्कस होंगे। देन राइट्स इश्यूज डिस्कस होंगे। देन जुडिशरी, इलेक्शंस, गवर्नेंस इश्यूज, इंपॉर्टेंट बॉडीज कुछ न्यूज़ में थी वो डिस्कस करेंगे। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जितने भी लिए गए हैं, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स में मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, मिनिस्ट्रीज हर एक टॉपिक में ज़रूर ध्यान रखना, पढ़ना उसको, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज UPSC मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता ही है। मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ स्टैटिक टॉपिक्स हैं देखो, जो कि न्यूज़ में रहे हैं। अब वो टॉपिक्स जो हैं, ये जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं पर्टिकुलरली, ये आपको लक्ष्मीकांत से एक बार पढ़ने हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्टैटिक टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो PDF में गिवन है सारे जितने भी टॉपिक्स हैं। देखो ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर गिवन है, तो ये सारे स्टैटिक टॉपिक्स जो हैं वो आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 ये पास हुआ था। तो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर जो है इशू किया था ताकि 1954 का जो ऑर्डर था, जो कि आर्टिकल 370 से रिलेटेड था, उसको सुपरसीड किया जा सके। तो अब इससे क्या होता है, पूरा ये जो ऑर्डर पास किया था, इससे जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 के अंडर वो ख़त्म हो गया। साथ में आर्टिकल 335A जो है उसको ऑटोमेटिकली स्क्रैप कर दिया गया, क्योंकि 370 ही ख़त्म हो गया। जब स्पेशल स्टेटस ही नहीं रहा तो आर्टिकल 35A भी ख़त्म हो जाता है। अब इसमें क्या है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके बारे में पहले थोड़ा सा देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में रीऑर्गेनाइज किया गया आर्टिकल 3 के अंडर। सबसे पहला है JNK जम्मू एंड कश्मीर, जिसके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, और दूसरा है लद्दाख, जिसके पास कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। अब देखो क्या होता है कि सारी यूनियन टेरिटरीज़ को लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी हुई। क्यों? क्योंकि बाकी की जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो बहुत ही इतनी छोटी हैं कि उनको लेजिस्लेटिव असेंबली देने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखो जम्मू एंड कश्मीर के पास अब एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई है, और ऑलरेडी दिल्ली और पुडुचेरी के पास तो थी ही। ठीक है, अब ये सब कैसे हुआ ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अब क्या हुआ था, देखो PDP BJP का कोलिशन था। ठीक है, तो इस कोलिशन में क्या किया, BJP ने अपना सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर लिया। फिर गवर्नर का रूल जो है वो इम्पोज किया गया। अब आर्टिकल 367 एक मौजूद था जिसमें ये लिखा गया था कि कुछ प्रोविजंस जो हैं उनको कैसे आपको रीड किया जाए और कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। तो प्रेसिडेंट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो इशू किया आर्टिकल 370 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जिससे कि ये जो आर्टिकल 367 है ना, इसी को ही अमेंड कर दिया। ठीक है, तो पहले से मौजूद था, अब इसी आर्टिकल को अमेंड कर दिया गया। अब जो अमेंडेड आर्टिकल 367 है वो क्या कहता है, तो ये बेसिकली ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ना आर्टिकल 370 क्लॉज 3 में, इसका मतलब अब हम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ये समझेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट जो है अब हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 370 क्लॉज 3 जो है वो ये कहता है कि आर्टिकल 370 जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सहमति से अब अमेंड किया जा सकता है। तो अब सिंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कर दिया है, तो इसका मतलब अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट क्या था,
कि जब विड्रॉ कर लिया था सपोर्ट बीजेपी ने कोलिशन से, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में तो अभी तो कुछ रह ही नहीं गया, तो सीधा सीधा पावर किसके पास आ गई, गवर्नर के पास आ गई पावर, है ना। गवर्नर डिसीजन लेगा ना, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही नहीं अभी, तो गवर्नर के पास ये सीधा सीधा पावर आ जाती है। अब क्या होता है, ये अमेंडमेंट की वजह से ये जो रिकमेंडेशन है, अब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी ये हटाया जा सकता है पूरा आर्टिकल जो है, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट जो है वो डिसॉल्व हो चुकी थी गवर्नर के रूल की वजह से, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि गवर्नर जो है अब वो डिसीजंस ले सकते हैं। आर्टिकल 370 जो है वो एनीवे एक टेम्परेरी प्रोविजन था जो कि 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इंसर्ट किया गया था। अब क्या हुआ कि जब आर्टिकल 370 सिंस टेम्परेरी प्रोविजन है तो उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थोड़ी ना कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए एक सिंपल मेजॉरिटी से ही इसको गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई आर्टिकल 370 जो है उसको रिपील कर दो, हटा दो, क्योंकि टेम्परेरी प्रोविजन था, तो उसके लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। तो बस ये सिंपल सी चीज़ थी जिससे हटा दिया, सिंपल मेजॉरिटी से हटा दिया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनर लाइन परमिट एंड प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, PAP। ये बेसिकली होता क्या है, इनर लाइन परमिट एंड प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ये होता क्या है। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक टूरिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट में, ऐसी स्टेट जो कि प्रोटेक्टेड है, वहाँ पर विजिट कर सकता है या स्टे कर सकता है। अब क्या है कि मान लो अब आप कहोगे कि हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हम तो जहाँ मर्जी जा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में हमें पूरी फ्रीडम मिली हुई है, हम जहाँ मर्जी जाएं, जो मर्जी करें, है ना, ये वाली फ्रीडम होती है ना, कहीं भी जा सकते हैं। पर कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं इंडिया के जो प्रोटेक्टेड होते हैं, तो अब ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते। तो आपको ये इनर लाइन परमिट, इसमें एक ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे जिसमें बेसिकली सारी आपकी ये इश्यूज़, आपके सारी बातें लिखी होंगी कि आपको कहाँ जाना है, कब से कब तक आप रहोगे, इतने टाइम के लिए आप स्टे करोगे, और जितने टाइम का उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि आपको मान लो 3 तारीख तक स्टे करना है, तो आपको 3 तारीख को ही वापस आना पड़ेगा, ठीक है। उसके आगे आप एक्सटेंड करके नहीं रह सकते हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। तो इंडियन सिटीजन्स जो है वो ILP के लिए उनको भी ज़रूरत है, और फॉरेनर जो है वो भी, उनको बेसिकली PAP की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इंडियन सिटीज़न को अगर मान लो कोई ऐसी प्रोटेक्टेड स्टेट में जाना है, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश एक प्रोटेक्टेड स्टेट है, यहाँ पर अगर इंडियन सिटीज़न को जाना है तो उनको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। अगर फॉरेनर्स को जो है अरुणाचल प्रदेश में जाना है तो उनको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ेगा। ये जो पूरा परमिट है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, और 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, यहाँ पर ये जो है ये दिस सिस्टम इज़ इन फोर्स। अब कॉलोनियल एक्ट के थ्रू ये आया था बेसिकली, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट आई थी 1873 की, यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था बेसिकली। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब कुछ स्टेप्स लिए गए हैं टुवर्ड्स रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें हुआ क्या है, देखो, ऑल ट्रांसफर्स टू स्टेट फॉर CSS आर नाउ रूटेड थ्रू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब क्या होता है कि जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, एक तो 2 तरह की स्कीम्स होती हैं, एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड से आपको पता लग जाएगा कि सेंटर जो है उसको स्पॉन्सर कर रही है, तो पूरा पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही है, थोड़ा बहुत आपका स्पॉन्सरशिप देगी, बस आपको थोड़ा बहुत पैसा देगी, कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब समझ लो आप, ठीक है। तो जितने भी ट्रांसफर्स होते हैं स्टेट को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए, वो जो है अब वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाए जाएंगे। तो अब 2014-15 से पहले क्या होता था कि ये जितने भी ये CSS होते थे, ये जितने भी ट्रांसफ़र्स होते थे, वो जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाते थे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ को ही। तो अब इसमें क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा अमेंडमेंट ये कर दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस अब स्टेट्स को दे दी गई है, स्टेट्स के पास इंक्रीज चॉइस होगी, जिसकी वजह से अब रिजिडिटी जो है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाएगी कि आपको फंड जो है किस प्रकार से यूज़ करने हैं। तो स्टेट्स के पास थोड़ी सी चॉइस भी बढ़ जाती है, तो और रिजिडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। अब अगर आप इवैल्यूएशन करते हो CSS का, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो भी स्कीम्स का अप्रूवल हो जाता है वो कौन करता है। ये बेसिकली फाइनेंस कमीशन साइकिल के
को टर्मिनस विद फाइनेंस कमीशन साइकिल से ये अप्रूवल किया जाता है स्कीम्स का। और नीति आयोग जो है वो करती है इवैल्यूएशन, जितनी भी CSS हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, तो नीति आयोग इस सबका इवैल्यूएशन करती है। ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप इतना सारा फंड जो है एक स्टेट को दे दोगे और दूसरी स्टेट को आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया, इस तरीके से। तो ये पूरा इवैल्यूएशन करना होता है कि आपने दिया भी है तो कितना फंड दिया है, कौन सी स्कीम्स के लिए, पूरा इवैल्यूएशन ये सब होता है। अब रिड्यूस नंबर ऑफ CSS, तो जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उनके अगर वो कम हो जाती हैं और उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब देखो इसका कंटेक्स्ट क्या हुआ था कि 15 फाइनेंस कमीशन जो है उन्होंने और रैशनलाइजेशन की बात की थी कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम को और आप रैशनलाइज करो। अब 3 कैटेगरी होती हैं CSS की। सबसे पहली होती है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। अब ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स बेसिकली क्या होती हैं कि 6 अम्ब्रेला स्कीम्स होती हैं इसके अंडर। इसमें ये बेसिकली रिक्वायर करता है कि मैंडेटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्टेट्स का, स्टेट्स को पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर होती हैं कोर स्कीम्स जिसमें मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स ज़रूरी है, साथ में सेंटर और स्टेट जो है वो साथ में मिलकर काम करेंगी टीम इंडिया की स्पिरिट में। एग्जाम्पल इसका है नेशनल एजुकेशन मिशन। अब 20 स्कीम्स हैं जहाँ पर उनकी जो रेशो है फंडिंग की वो कैसी है, जनरल कैटेगरी स्टेट्स जितनी भी हैं उसको 60-40 की रेशो में फंडिंग होती है, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती हैं उनको 90-10 की रेशो में फंडिंग होती है। और 90-10 की रेशो में जैसे मेनली हिली एरियाज़ हो गए, ऐसी कुछ रिमोट एरियाज़, हिली ट्रैक्स जहाँ पर होते हैं, डिफ़िकल्ट हिली टेरेन वाले एरियाज़ हो गए, उनको 90-10 की रेशो में मिलता है। देन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो जाते हैं उनको 90-10 की रेशो में फंडिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से। अब तीसरी टाइप की होती है ऑप्शनल स्कीम्स। तो ऑप्शनल स्कीम में ये है कि स्टेट्स की मर्ज़ी है भाई, अगर वो ज्वाइन करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, नहीं ज्वाइन करना चाहती ना करें। अब ये 2 तरीके की होती हैं। पहली है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो ये 2 तरीके की स्कीम्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। देखो UPSC इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेती है, आपको स्टेटमेंट में दे दिया कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, इस तरीके से वो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन हो गए, यूनियन होम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब ये न्यूज़ में क्यों था कि गवर्नमेंट ने बेसिकली जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो 30% का बजट है वो डेवलपिंग डिप्राइव्ड एरियाज़ के लिए ये एलोकेट कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जितना भी बजट होगा उसका 30% जो है वो आप डिप्राइव्ड एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये पूरा इशू आया था, तो इसलिए आपको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019। अब क्या है कि इसके थ्रू जो है बेसिकली ये जो एक्ट आई पूरी, इसके थ्रू फर्स्ट शेड्यूल जो है उसको अमेंड किया जाता है, ठीक है, अमेंड किया गया। साथ में आर्टिकल 240 क्लॉज 1 का यूज़ करके इसको अमेंड किया गया है। और इसमें क्या लिखा है बेसिकली, प्रेसिडेंट जो है वो कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके रिगार्डिंग रेगुलेशंस जो है वो बना सकते हैं। अब 2 लोकसभा सीट्स हैं फॉर दी मर्ज्ड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, 2 लोकसभा सीट्स आ जाती हैं, एक तो दमन एंड दीव की, एक दादरा एंड नगर हवेली की, है ना। तो इसमें अब हुआ क्या है कि वही 2 यूनियन टेरिटरीज़ को मिला करके और 2 लोकसभा सीट्स जो है वो अलॉट कर दी बस, ठीक है। अब जो हाई कोर्ट है बॉम्बे का वो ज्यूरिसडिक्ट करेगा मर्ज यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जो है अगर आपको दादरा नगर हवेली या दमन एंड दीव का आप हाई कोर्ट पूछोगे तो आप कहाँ जाओगे सारी अपनी अपील्स लेकर, तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जाओगे। यूनियन टेरिटरीज जो हैं इंडिया की अब 8 हो गई हैं, जिसमें से 3 के पास लेजिस्लेचर है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 8 में से 7 जो है वो पुरानी है, 2 लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर हो गई हैं, ठीक है, और 2 जो है दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव उनको मर्ज करके एक ही बना दिया गया, अब नया बना दिया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंडर पहला टॉपिक जो आता है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब क्या हुआ है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर्स को बहुत ज़्यादा पावर आप लोगों ने दे रखी है। तो स्पीकर जो है उनके पास ये एक्सक्लूसिव पावर होती है कि डिस्क्वालिफिकेशन के मेथड पर वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो पावर है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका, तो ये पावर को अब हटाओ आप,
ये बहुत ज़्यादा पावर आपने दे दी है। और एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कौन कौन सी पावर है, कौन कौन सी नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो कौन कौन सी पावर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक हो जाती हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो लक्ष्मीकांत से। बट कौन सी पावर नहीं है वो हम देख लेते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर नहीं होती है कि वो एक पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये बता सके कि मतलब कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाइड है, कि इस पर्सन को मैंने 3 दिन के लिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया, तो इस तरीके से ऐसे बताने की कोई पावर नहीं होती। साथ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर नहीं होती है कि वो किसी पर्सन को इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोक सके, बार कर दे उसको, ठीक है। साथ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये भी पावर नहीं होती है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होता है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सके, कि मान लो अगर आपको स्पीकर का डिसीजन जो है वो पसंद नहीं आया, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं उनका डिसीजन जो है आप सहमत नहीं हो उससे, तो आप जो है उसके लिए जुडिशरी में जा रहे हो अपील करने के लिए कि भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके की पावर जो है वो मौजूद नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। ऑपोजिशन के लीडर जो है वो न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि लोकसभा इलेक्शन जो है अभी रिसेंट जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें से कोई भी पार्टी जो है वो मिनिमम 10% जो है रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होती है कि अगर आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल बनना है तो मिनिमम 10% होनी चाहिए स्ट्रेंथ का। पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसको सिक्योर नहीं कर पाई थी, तो इसलिए ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो न्यूज़ में रही थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है जो कि अपनी पावर जो है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के थ्रू ये ड्रॉ करती है। ये एक्ट जो है ये डिफाइन करती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होता है। साथ में स्पीकर और चेयरमैन जो है ही इज़ नॉट ऑब्लाइज टू रिकॉग्नाइज एनी सच लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अगर देखो, अगर लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी जो है उसका 1/10 स्ट्रेंथ नहीं आता है तो स्पीकर और चेयरमैन जो है वो किसी को भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो यही पूरा इशू जो है वो खड़ा हो गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट इज प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स ला सकते हैं, बट मनी बिल लाने की पावर प्राइवेट मेंबर को नहीं होती है। प्राइवेट मेंबर बेसिकली वो होते हैं जो कि मिनिस्टर नहीं होते हैं बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो लास्ट टाइम एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास हुआ था दोनों हाउसेस के थ्रू, वो हुआ था 1970 में। ये किसके थ्रू हुआ था? सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन बिल 1968 के थ्रू, ठीक है। इसका कंटेक्स्ट क्या है? देखो, प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो बेसिकली लिमिट करता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर एंड फॉर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। तो ये बात की थी कि किसी प्राइवेट मेंबर ने ये कहा था कि आप इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है उसको लिमिट कर दो, या फिर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, इसके बारे में बात की थी। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है वो डिसाइड करती है ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस 1998। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि सिंस इसके कंटेक्स्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है ना आपको, अगर प्राइवेट मेंबर बिल के कंटेक्स्ट में अगर यूपीएससी पूछता है तो आपको कमिटीज़ दे के मैच द फॉलोइंग में या किसी ऐसे तरीके से कमिटीज़ जो है वो पूछ सकता है। तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के बारे में अगर पूछ लिया कि 1998 की कौन सी कमेटी थी, तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है वो डिसाइड करती है प्राइवेट मेंबर बिल के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कैबिनेट कमिटीज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो देखो, जितनी भी कमिटीज़ है कैबिनेट की उनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही हेड और चेयर किया जाता है, बट कुछ ऐसी कमिटीज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड नहीं की जाती हैं, जो न्यूज़ में है, जैसे कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये पहली कमेटी है। देन सेकेंड इज कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। ये दोनों कमिटीज़ जो हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती हैं। अब बात करते हैं रिजर्वेशन के रिलेटेड इशूज़ की, आरक्षण के रिलेटेड। तो सबसे पहले है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू जो है ये एक्ट आई थी। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके बारे में बात करती है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनको लोकसभा और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में रिजर्वेशन जो दिया गया है उसको एक्सटेंड करने के मांग करती है। ये आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 जो है इससे डील करते हैं।
अब क्या है कि बेसिकली इसमें एक और चीज़ प्रोविज़न जो है वो ऐड किया गया है कि एंग्लो इंडियंस जो है, जो नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियंस को लोकसभा और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, उनके लिए ये प्रोविज़न जो है एक्सटेंड ना किया जाए। मतलब अब आगे आज के बाद अब एंग्लो इंडियंस को जो है वो नॉमिनेट नहीं किया जाएगा लोकसभा और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में। ये किस में आता है? आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 में आता है ये। एंग्लो इंडियन मेंबर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली एंग्लो इंडियन मेंबर्स किसी भी पार्टी की मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर ऑफ देयर नॉमिनेशन। तो जब भी मान लो एक एंग्लो इंडियन मेंबर जो है वो जनवरी में जो है उसको नॉमिनेट कर दिया गया है, तो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप किसी भी पार्टी की मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। आप जल्दी से ले लीजिए, चाहे वो दोनों ही लोकसभा स्टेट असेंबलीज़ में ये लागू होता है, 10 शेड्यूल के अंडर ये है, ठीक है। अब एक बार वो ले लेते हैं कोई भी मेंबरशिप, किसी भी पार्टी की मेंबरशिप, तो उनको जो है अपने पार्टी विप के अकॉर्डिंग जो है काम करना पड़ता है। पार्टी विप बेसिकली कौन होता है? एक मॉनिटर टाइप का पर्सन होता है, मॉनिटर होता है, वो क्लास मॉनिटर होता है ना, जैसे आपको अटेंडेंस देनी है, इनको ये डिसाइड करेंगे कि कितने लोग ने फेवर में, बिल के फेवर में वोट किया है, कितने लोग ने अगेंस्ट में वोट किया है। अगर आपने अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग, अगर पार्टी ने आपको कहा कि भाई सबको फेवर में वोट करना है और एक किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अगेंस्ट में कर दिया, तो उसने बात नहीं मानी, तो उसके अगेंस्ट फिर एंटी डिफेक्शन वाला लॉ चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है पार्टी वेब डिसाइड करता है, ये सब मॉनिटर होता है, वो क्लास मॉनिटर होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर एंग्लो इंडियन मेंबर्स काम करते हैं, जो भी पार्टी वेब होता है। अब एंग्लो इंडियन मेंबर उसको भी फिर सेम पावर मिलती है जो भी बाकी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पावर मिलती है, उसको भी वही सेम पावर मिलती है। बट वो एंग्लो इंडियन मेंबर जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता, और कोई भी मेंबर जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का वो आज तक नॉमिनेट नहीं किया गया है करंट लोकसभा में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो दिव्यांगों के लिए आरक्षण के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये कहा है कि 3% रिजर्वेशन जो है वो ऐसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को देनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात होती है या फिर वो प्रमोशन की बात होती है, दोनों ही जगह पर आपको 3% रिजर्वेशन जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को दी जानी चाहिए। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 जो है वो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर आइडेंटिफाइड पोस्ट फॉर PWD। तो PWD के लिए रिजर्वेशन है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 ये आपको ध्यान में रखना है कि किस बारे में बात करता है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बारे में, EWS के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्री है बिल्कुल डिसाइड करने के लिए कि उनको 10% रिजर्वेशन जो है EWS को देना है जॉब्स और एडमिशन में, या फिर वो नहीं देना चाहते, ठीक है। तो ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, वो अपने आप डिसाइड कर लें अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग और अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है उसने आर्टिकल 15 इंसर्ट किया, जिसके थ्रू जो है इट अमेंडेड टू इनेबल द गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल मेजर्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ EWS। तो आर्टिकल 15 जो है उसको अमेंड किया गया कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्पेशल मेजर्स ले सकती है EWS के एडवांसमेंट के लिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो है वो गवर्नमेंट को ये परमिट करता है कि आप 10% की जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट हैं उसकी 10% जो है वो रिजर्व कर लो EWS के लिए, ठीक है। तो ये पूरा रिजर्वेशन आया था, और ये जो रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनको अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जॉब रिजर्वेशन प्रमोशन कोटाज नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखो जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने अब ये हेल्ड किया है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो होता है रिजर्वेशन से रिलेटेड, चाहे वो अपॉइंटमेंट में हो रिजर्वेशन या फिर वो प्रमोशन में रिजर्वेशन हो, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, तो ये कोई भी फंडामेंटल राइट ये नहीं माना जाता है। तो ये जॉब रिजर्वेशन और प्रमोशन कोटा जो है ये सारे फंडामेंटल राइट नहीं आएंगे, तो आप इसको फंडामेंटल राइट में काउंट मत कीजिए। राइट इश्यूज़, ठीक है। तो अधिकारों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, सबसे पहले है इम्पीचमेंट ऑफ US प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो 3rd प्रेसिडेंट बने हैं USA के, ठीक है। तो उनको इम्पीच किया जा रहा है, ये ऐसे तीसरे प्रेसिडेंट है USA के जिनके बारे में इम्पीचमेंट की मांग की थी। इम्पीच वो हुए नहीं हैं, बट इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है उनके लिए चला था, तो उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ US, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट
कर लेते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 61 में आता है, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन करते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के इम्पीचमेंट से रिलेटेड देखो, सबसे पहले आता है यहाँ पर जो होता है वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी जगह जो आता है वो होता है कि आप अगर ट्रेजन या ब्राइबरी या फिर ऐसे हायर क्राइम्स किए हैं तो उस पर्टिकुलर केस में, या मिसडिमेनियर्स किए हैं आपने, कोई दुराचार वगैरह में आप फंस गए हो, तो उस तरीके से जो है आप प्रेसिडेंट को उस बेसिस पे इम्पीच किया जाता है। पर इंडिया के लिए ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया है तो आपको इम्पीच कर दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर इंडिया के इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो दोनों में से किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो उठा सकता है, और 1/4 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस से ये साइन होना ज़रूरी है। और यूएसए में केस में क्या होता है कि ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ही ये इम्पीचमेंट के प्रोसीडिंग जो है उसको इनिशिएट कर सकता है, जो कि लोअर हाउस होता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर लोअर हाउस कौन सा होता है कि लोकसभा हो गया, तो वो इनिशिएट कर सकता है। अब इंडिया के केस में इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू ये पास होना चाहिए, जबकि यूएसए के केस में जब एक बार अगर ये इम्पीचमेंट पास हो गया, ठीक है, एक सिंपल मेजॉरिटी से, तो प्रोसेस जो है ये ट्रायल के लिए चला जाता है। अब देखो क्या होता है कि इंडिया के केस में जब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया, कि दोनों में से किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने पहले इनिशिएट कर दिया, फिर 1/4 मेंबर्स ने साइन कर दिया, फिर उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद वो दूसरे हाउस को दिया जाता है, और ये दूसरा हाउस जो है फिर इन्वेस्टिगेट करता है चार्जेस को फर्स्ट हाउस की तरह ही। पर इस केस में क्या होता है यूएसए के केस में कि सेनेट जो होता है, जो अपर हाउस का जो सेनेट होता है, वो एक कोर्ट की तरह काम करता है, विद बोथ साइड्स प्रेजेंटिंग एविडेंस, दोनों साइड ही अपने अपने एविडेंस जो है वो प्रेजेंट करती हैं। फिर अगर कोई भी एक, अगर दूसरा हाउस जो है वो इस इम्पीचमेंट को पास कर देता है विद बाय अ 2/3 मेजॉरिटी, तो प्रेसिडेंट जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। पर यूएसए के केस में क्या होता है, जब भी कंक्लूजन हो जाता है इस हियरिंग का, प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है, सिर्फ तभी जबकि 2/3 ऑफ द सेनेट वोट्स अगर उसके लिए आ जाते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट एज बेसिक राइट, ठीक है। तो इंटरनेट एज बेसिक राइट ये न्यूज़ में था, तो प्रोविजंस कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं इंटरनेट शटडाउन्स के लिए इंडिया में। तो सबसे पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, देन सीआरपीसी 1973 एंड टेलीग्राफ एक्ट 1885। सुप्रीम, ये सारे एक्ट आपको ध्यान में रखने हैं रिलेटेड टू इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ये कहा है इंटरनेट शटडाउन पे, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो इंटरनेट के मीडियम से इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 19(1)(a) के अंडर जो है मीडियम ऑफ इंटरनेट से जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन निकलता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है इंटरनेट के थ्रू, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1(g) के अंडर, ठीक है। देन सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि ये जो पूरा राइट है इट कैन बी इम्पोज अंडर अ डेंजरस इमरजेंसी कंडीशन, कि अगर आप इंटरनेट शट डाउन कर देते हो, ये बहुत ही, ये सिर्फ तब हो सकता है जब एक डेंजरस इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है। इसके लिए अब आपको ध्यान में क्या क्या चीज़ें रखनी है, देखो आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है इंटरनेट के थ्रू, ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है या नहीं है, या फंडामेंटल राइट में आता है या नहीं आता, तो ये सब चीज़ें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। दिस वाज आल्सो इन न्यूज़ रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रॉपर्टी का इशू हुआ था, तो उसके थ्रू ये आया था कि एक पर्सन की आप प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसको निकाल देते हो, फोर्सिबली डिस्पोजेस कर देते हो एक पर्सन को उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से, कि भाई अब ये तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, और आप ड्यू प्रोसेस भी लॉ का फॉलो नहीं करते, तो ये ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक ह्यूमन राइट में भी आती है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और ह्यूमन राइट में भी आता है, ठीक है। इट इज़ अ ह्यूमन राइट, आप कैसे नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन के बारे में भी इसमें हमें बात करनी ज़रूरी है, भी राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर ही आ गया था ये, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन जो है आपने अयोध्या के केस में भी पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि ओरिजिनल ओनर नहीं होता, वो ओनर कब बन जाता है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन जो है
ये है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि मतलब कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी भी नहीं थी, ओरिजिनल ओनर आप थे भी नहीं, फिर भी आप ओनर कैसे बन जाते हो। देखो, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन वो एक इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है 12 साल के लिए, मिनिमम 12 साल से अगर वो ये प्रॉपर्टी जो है खुद अपने पास रख के बैठा है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन मानी जाएगी कि ओनर जो है वो आप ही ओनर बन जाओगे जो प्रॉपर्टी को रख के बैठा हुआ है, पोजेस करके बैठा हुआ है। इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर रियल ओनर जो है वो अगर लीगल रिकोर्स नहीं लेता, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन मानी जाती है। अब सेडिशन का केस आता है, सेडिशन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 124A के अंडर, जो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124A है, उसके अंडर सेडिशन जो है क्या कहता है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कि हेट्रेड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कंटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करता है, ये सब चीज़ें, तो वो आ जाता है सेक्शन 124A के अंडर सेडिशन। राजद्रोह का केस बन जाएगा इसमें, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फेमस सेडिशन ट्रायल्स कौन से हैं, जैसे जोगेंद्र चंद्रा बोस 1891 का ये केस था। देन बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट 3 सेडिशन के ट्रायल हुए थे। महात्मा गांधी 1922 में ये सेडिशन ट्रायल्स हुए थे, उनके आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कुछ यंग इंडिया में, उनके उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ये हुए थे, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जोगेंद्र चंद्र बोस, ये तीनों आपको ध्यान में रखने ही है। बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट 3 सेडिशन ट्रायल्स हुए थे, ध्यान में रखना। महात्मा गांधी के अगेंस्ट 1922 में हुआ था, यंग इंडिया जो उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया था अपना, उसमें उसके कंटेक्स्ट में। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जो रेगुलेशन है, इट इज़ परमिसिबल इफ़ इट इज़ इंटेंडेड टू इंश्योर एक्सेलेंस इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन होता है वो आप अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, और अगर आप जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एक्सीलेंस अचीव करने के पर्पस से आप कर रहे हो, अच्छी एक इंटेंशन से कर रहे हो, तो वो ठीक है। आपका उद्देश्य जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो ठीक है। जैसे कि अगर आप अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स में भी हस्तक्षेप करते हो या कुछ ऐसे आप टीचर्स अपॉइंट करते हो, तो वो भी चलेगा, एज लॉन्ग एज आप एक्सीलेंस अचीव करने के पर्पस से कर रहे हो, ठीक है। तो जितने भी ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि आर्टिकल 15 के अंडर आती है, उसके परव्यू से बाहर आते हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये नहीं आते हैं। देन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है ये एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो माइनॉरिटी ये जो टर्म है ये डिफाइन नहीं करती है, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ये आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट NCMEI, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये भी इस कंटेक्स्ट में अब बात करेंगे। तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेशन रेगुलेट करने के बारे में बात करती है। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के परव्यू से बाहर आती हैं। तो मतलब माइनॉरिटीज़ में भी आपको ये ध्यान में रखना है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उसमें नहीं आती है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी देखने जाओगे तो कहाँ क्या क्या देखोगे, तो इसलिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को उससे बाहर रखना, ठीक है। फिर चेयरमैन जो है इसके कौन है, हाई कोर्ट के जज जो हैं वो चेयरमैन होंगे इसके। एंड देन 3 मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेट किए जाते हैं, सिविल कोर्ट की पावर होती है इसके पास। जितने भी ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जिसमें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटी में एफिलिएट करना होता है, ऐसे सारे डिस्प्यूट्स को ये डिसाइड करती है। इसके पास इंक्वायर स्यू मोटो और कंप्लेंट्स वगैरह का ये सारी पावर्स इसके पास होती हैं, ठीक है। तो ये कमीशंस वगैरह का थोड़ा सा ध्यान में रखना, कमीशंस के ऊपर ज़रूर आते हैं बहुत क्वेश्चंस, आपके स्टेटमेंट में पूछ लेंगे माइनॉरिटी के कंटेक्स्ट में जो भी कमीशंस हैं। देन साबरीमाला टेम्पल इशू, ठीक है। तो साबरीमाला टेम्पल इशू में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टर्म है मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया हुआ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिफाइन करती है मोरालिटी इन आर्टिकल 25। वो ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है, जो आर्टिकल 25 में जो डिफाइंड है वही है ये सेम चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ
एसेंशियलिटी, ये क्या कहती है कि एक जो पर्टिकुलर रिलीजन होता है इट इज़ फ्री टू डिटरमाइन इट्स एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस। तो रिलीजन अपने आप डिसाइड करेगा कि उसके लिए कौन सी प्रैक्टिसेस जो है एसेंशियल है, कौन सी नॉन एसेंशियल है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हमें मतलब ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। तो इट इज़ अ कंटेंशियस डॉक्ट्रीन इवॉल्व बाय द कोर्ट, ठीक है। तो एक बेसिकली इस पे वाद विवाद चलता रहता है, इसलिए डिबेट का इशू बनता है बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके के, जैसे साबरीमाला टेम्पल इशू हो गया, इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, उसमें इंटरवीन करना चाहिए। क्या इतना राइट है सुप्रीम कोर्ट के पास कि अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे वो कोई भी डिसीजन ले सकता है या नहीं है, या रिलीजन को अपने राइट्स खुद लेने चाहिए, डिसीजंस खुद लेने चाहिए अपने हिसाब से। तो ये सब बात की है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखना, देखो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये इन दोनों में जो है आपको डिफरेंस जो है वो ध्यान में रखना, पढ़ के जाना है इसको कि आप OCI और NRI के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, अभी के लिए इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जितने भी हैं वो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं करते हैं, ठीक है। OCI कार्ड होल्डर जो है उनको वोटिंग राइट भी नहीं मिलते हैं और वो एक गवर्नमेंट जॉब भी होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज़ ध्यान में रख लेना, फंडामेंटल राइट ही नहीं है। जब फंडामेंटल राइट ही नहीं है तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो ही जाती हैं कि वोटिंग राइट भी नहीं मिल रहा है और गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल रही है, ठीक है। फिर इनको स्टैट्यूटरी राइट जो है वो ग्रांट किए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर। OCI जो है वो मल्टीपल एंट्रीज़ या मल्टीपर्पज़, बहुत सारे पर्पज़ के लिए अगर आप आते हो या फिर लाइफ लॉन्ग वीज़ा आपको चाहिए इंडिया विज़िट करने के लिए, उस पर्टिकुलर केस में OCI को ग्रांट किया जाता है। OCI जो है इट इज़ एंटाइटल टू जनरल पैरिटी विद NRI। सारे मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, OCI और NRI ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट कुछ केसेस में ये डिफरेंस हो जाता है और वही डिफरेंस आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसमें ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। देखो जो भी एक्विजिशन होता है एग्रीकल्चर या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ का, उन मैटर्स के अलावा जो है OCI और NRI जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं, ठीक है। अब एक रजिस्टर्ड OCI जो है ही इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद फॉरेन नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया, ठीक है। तो आपको ये अगर OCI रजिस्टर्ड OCI है तो उसको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास कि आपको इतने टाइम के लिए, इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए इंडिया में रहना है, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, ऐसा कुछ करना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो बेसिकली 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेंट्रल और स्टेट ऐसे लॉज दिए हुए हैं जिसमें जुडिशियल रिव्यू जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जुडिशियल रिव्यू की कोई संभावना नहीं है यहाँ पर, ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, लागू नहीं होगी। सेंट्रल और स्टेट लॉज के बारे में ये 9th शेड्यूल बात करता है और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके के लॉज जो है वो तभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो सकते हैं अगर ये डुअल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। कौन से डुअल टेस्ट में? अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं और या फिर अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं, तो ये दो केसेस होते हैं। देखो बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो कि पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूज़ में थी, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना है इसको उस तरीके से और ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशरी की, न्यायपालिका। तो पहला टॉपिक है ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड अदर अथॉरिटीज़ रूल्स 2020। नए रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो नए जो रूल्स आते हैं इसमें ये क्वालिफिकेशंस पे, एक्सपीरियंस पे और बाकी की जो कंडीशन ऑफ सर्विस होती है मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, उस पर ये फोकस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर सेक्शन 184 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017 के थ्रू ये फ्रेम्ड है और ये 19 ट्रिब्यूनल्स पे अप्लाई करते हैं। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है वो इसमें कवर नहीं किया जाता है। जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पर, वो मेन चीज़ यही ध्यान में रखनी है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इसमें कवर नहीं होता है। 19 ट्रिब्यूनल है पर फॉरेनर्स नहीं है। नेक्स्ट, जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की थी अपने पायलट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका टाइटल था जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्चुअल रियल टाइम फ्लो ऑफ केसेस जो है
उसको स्टडी किया जाए जब तक वो केसेस जो है पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो जाए। लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम लिम्स जो है, इसके कंटेक्स्ट में हम देखते हैं ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ये किसके बारे में काम करता है, तो ये मॉनिटरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ वेरियस कोर्ट केसेस, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके जो जितने भी रिलेटेड कोर्ट केसेस होते हैं उन सबको मॉनिटर और हैंडल करने का काम ये करता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्यूरेटिव पिटीशन। देखो कंटेक्स्ट इसके क्या है कि क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुई थी अभी निर्भया केस में। क्यूरेटिव पिटीशन जो है बेसिकली रिव्यू पिटीशन के बाद ही फाइल की जाती है, जब तक फाइनल कन्विक्शन जो है अगर ये डिसमिस हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपको पसंद नहीं आता कोई भी आप जजमेंट, तो आप रिव्यू पिटीशन लगाते हो, रिव्यू प्ली करते हो, ठीक है। उसके बाद रिव्यू प्ली करने के बाद एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हो जाता है अगर आप तब भी सेटिस्फाई नहीं हो तो। अगर एक पिटीशनर जो है वो ये इस्टेब्लिश करता है कि अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स जो है उनका वायलेशन हुआ है और वो कोर्ट में प्रॉपर्ली उसको सुना नहीं गया है, ऑर्डर पास करने से पहले उसको प्रॉपर्ली हर्ड नहीं है वो कोर्ट में, कोर्ट के द्वारा, तो ये उस पर्टिकुलर केस में क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो फाइल कर सकता है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम में हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो पास कर सकती हैं विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो गवाह के संरक्षण योजना जो है ये निकाली गई है कि गवाह जितने भी होते हैं, जो विटनेस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो DLSA जो है वो विटनेस प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं, जिसमें आपको विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोसीजर जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कैमरा, ट्रायल्स वगैरह, ये सब चीज़ें लगानी पड़ेंगी। विटनेस प्रोटेक्शन फ़ंड जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और विटनेस प्रोटेक्शन फ़ंड में से ही जाएगा सारा पैसा उनका प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि निर्भया फ़ंड एक बनाया गया ना, जैसे इस तरीके के फ़ंड जो हैं वो बनाए जाएंगे ताकि विटनेस को प्रोटेक्शन मिल सके। इलेक्शंस की अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात कर लें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो डोनर्स को अलाउ करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पे कर सकते हैं यूजिंग बैंक्स एज एन इंटरमीडियरी। तो अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ को पे करना है बैंक्स के थ्रू, आप बैंक्स को इंटरमीडियरी बनाकर आप पे कर लो, ठीक है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए आप ऐसे पे कर सकते हो। अब की फीचर्स इसके क्या हैं कि इट रिजेंबल्स टू प्रोमिसरी नोट्स बट इट विल नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट। तो प्रोमिसरी नोट से रिजेंबल ज़रूर करते हैं पर ये कोई इंटरेस्ट जो है वो कैरी नहीं करते हैं। प्रॉमिसरी नोट्स बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन स्टेटमेंट के तौर पर होता है कि आपको एक पर्टिकुलर सम ऑफ, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो इस पर्सन को आपको पे करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से होता है, बट इसमें कोई इंटरेस्ट ये कैरी नहीं करता है। पेई का नाम भी ये कैरी नहीं करेगा और किसी भी वैल्यू तक ये लिया जा सकता है कि इन मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, किसी भी नंबर में आप पे कर सकते हो। शेल्फ लाइफ जो है उसकी 15 दिन तक ही रहते हैं। 15 दिन के बाद जो है ये PM रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद सिटीज़न ऑफ इंडिया, किसी भी सिटीज़न ऑफ इंडिया के द्वारा ये परचेज़ किए जा सकते हैं और कोई भी एंटिटी है जो कि इस्टेब्लिश हुई है इंडिया में या इनकॉर्पोरेट की है इंडिया में, तो वो परचेज़ किए जा सकते हैं। और सिर्फ वही रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने लास्ट लोकसभा इलेक्शंस या फिर लास्ट स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में 1% से कम वोट जो है सिक्योर नहीं किए हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एलिजिबल रहती हैं इसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल पार्टी स्टेटस की। देखो नेशनल पीपल्स पार्टी जो है उसे नेशनल पार्टी अब डिक्लेयर कर दिया गया है और ये पहली पार्टी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। इंडिया की टोटल 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होती है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी को पावर में बेसिकली एक पर्टिकुलर पार्टी को नेशनल पार्टी जो है वो रिकॉग्नाइज़ करती है, बट उसके पास डी रजिस्टर करने की कोई पावर नहीं होती है। एक पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करने की पावर होती है, बट आप उसको डी रजिस्टर करने की पावर ये इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होती। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं डीलिमिटेशन कमीशन की। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक देखो 4 बार हो चुकी है ये डीलिमिटेशन कमीशन, आज तक 4 बार जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है और ये हर कुछ साल में न्यूज़ में रहती है और इस साल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसका कंटेक्स्ट क्या है, डीलिमिटेशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में होगा, 2000 सेंसस के बेसिस पे ये होगा और जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड यहाँ पर भी डीलिमिटेशन जो है वो डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग होगा। पहले जो है ये रुक गया था, इसलिए यहाँ पर डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। डीलिमिटेशन के बारे में थोड़े से हम पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिया में डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो 4 बार कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, ठीक है। और कब कब हुई थी ये, 1952 में, 63, 73, 2002 में हुई थी। कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है और
ये इलेक्शन कमीशन के साथ कोलैबोरेशन करके ये वर्क करती है। 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं उसमें। सबसे पहले तो होते हैं सर्विंग या रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चेयरपर्सन के तौर पर। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर ऐसे जो कि CEC के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। देन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं कंसर्न स्टेट के। तो ये 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, EVMs, ठीक है। तो कंटेक्स्ट इसका क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल किया है अभी रिसेंटली कि EVM जो है वो एक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी RTI एक्ट के अंडर, ठीक है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर काम नहीं करेगी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आप इन्फॉर्मेशन में ले लो इसको, ये चीज़ नहीं होगी। EVM के बारे में बात कर लेते हैं। EVM जो है उसके पास 2 यूनिट्स होती हैं। देखो, एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक बैलेटिंग यूनिट होती है। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो इलेक्शन कमीशन के पास होती है, जो कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड पोलिंग ऑफिसर के पास ये चीज़ होती है, ठीक है, जो कि कंट्रोल यूनिट होती है। और जो बैलेटिंग यूनिट होती है वो वोटिंग कंपार्टमेंट के पास होती है, जो वोटर वोट करता है सीक्रेट में, तो उसके पास ये बैलेटिंग यूनिट होती है वहीं पर ही। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा ये मैन्युफैक्चर की जाती है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सम इनिशिएटिव्स बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है इनिशिएटिव का नेम और देन फीचर्स। तो सबसे पहले इनिशिएटिव है पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, PPR TMS। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि ट्रैक करता है एक एप्लीकेशन के स्टेटस को। उसके बाद पोस्ट बैलेट आ जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स के बारे में ये बात करता है। इसमें एलिजिबल पर्सन्स कौन होते हैं, जो कि सर्विस वोटर्स हो गए, आर्म्ड फोर्सेस के, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफ अ स्टेट, गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड, ये सारे लोग जो हैं इसमें आ जाते हैं। उसके बाद ये बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स होते हैं ये इलेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और पोस्ट के द्वारा उनको रिटर्न कर दिए जाते हैं, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर एलिजिबल पर्सन्स होते हैं, वो जितने भी वोटर्स होते हैं इलेक्शन ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, तो उनके लिए ये किया जाता है, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस वगैरह के लोगों के लिए मैंने आपको बता दिया, जितने भी सर्विस वोटर्स होते हैं और जो कि प्रिवेंटेड डिटेंशन के अंडर लोग हैं उनके लिए होते हैं। बट प्रिजनर जो है वो वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके पास ये राइट नहीं होता है। बट प्रिवेंटेड डिटेंशन में अगर आप हो तो वो आपके पास राइट होता है वोट करने का। ये एक्सेप्शन जो है इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 60 ऑफ द RP एक्ट 1951। नेक्स्ट आ जाती है हमारे फेशियल रिकॉग्निशन फॉर वोटर वेरिफिकेशन। तो तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि इम्पर्सनेशन और प्रॉक्सी वोटिंग केसेस के लिए को रिड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एंड मशीन लर्निंग वगैरह के लिए आप यूज़ करके कर सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन कर सकते हैं वोटर वेरिफिकेशन के लिए। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, AWEB के बारे में हम बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4th जनरल असेंबली ऑफ AWEB एट बेंगलुरु यहाँ पर ये होस्ट किया था। AWEB होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं कि ये एक लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ की वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये 2013 में इस्टेब्लिश की गई थी साउथ कोरिया में, और इसका एम क्या है कि आप इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको, आप इलेक्शन मैनेजमेंट के जो प्रोसेस होते हैं मेंबर कंट्रीज़ में उसको और स्ट्रेंथन कर सको, ये इसका पूरा एम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं शासन द्वारा जारी किए गए कुछ गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो रिसेंटली क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी इस एक्ट के अंडर, करप्शन प्रिवेंशन के एक्ट के अंडर। तो डिसएग्रीमेंट हो गया था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है, तो उसमें और CBC में ये डिसएग्रीमेंट हो गया था। तो ये जो है पूरा डिसएग्रीमेंट हो गया, तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को रेफ़र किया गया फाइनल एडवाइस के लिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। अब कुछ की प्रोविजंस देख लेते हैं हम POCA के। तो देखो, जितने भी जो कल्यूसिव ब्राइब गिवर्स होते हैं और इनको जो है क्रिमिनलाइज किया जाता है ब्राइब टेकर्स के साथ ही फर्स्ट टाइम के लिए। जितने भी कल्यूसिव ब्राइब गिवर्स होते हैं उनको भी अब क्रिमिनलाइज किया जाता है एट पार विद ब्राइब टेकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ये चीज़ हुई है कि भाई ब्राइब जो दे रहे हैं
उनको भी, वो भी क्रिमिनलाइज किया जाएगा उनको भी, और जो ले रहे हैं उनको तो किया ही जाएगा। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोर्सिव ब्राइबरी, तो ये क्या है कि अगर विक्टिम जो है वो 7 दिनों के अंदर अंदर खुद ही आ जाता है तो फिर उसको माफ़ करने के लिए उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट दी जाएगी ब्राइब टेकिंग के लिए, वो इन्हांस कर दी गई है। जितनी भी अगर आपने ब्राइब ली है किसी से तो जो भी पनिशमेंट है वो इन्हांस कर दी गई है। अनड्यू एडवांटेज जो है उसको एक्सपैंड कर दिया गया है कि अनड्यू एडवांटेज में बेसिकली आ जाता है कोई भी ऐसा जो कि लीगल रेम्यूनरेशन के अलावा चीज़ हो जाती है तो वो आप अनड्यू एडवांटेज में उसको काउंट कर लोगे। ठीक है, आफ्टर दैट गिफ्ट्स ऑफ मैलिफाइड मोटिव आर नाउ कंसिडर एज करप्शन। तो किसी गलत चीज़ के लिए अगर आप कोई गिफ्ट ले रहे हो तो उसको आप जो है करप्शन में ही गिन। कॉर्पोरेट ब्राइबरी जो है उसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो है ये आपका इमीडिएटली इलीगल प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। टाइमली ट्रायल मैंडेटेड, तो 2 साल के अंदर अंदर 4 साल का अब ये एक्सटेंड कर दिया है कि टाइमली जो ट्रायल होता है उसको बहुत ज़रूरी है। आईपीसी और सीआरपीसी, अब ये देख लेते हैं। देखो ये मैं आपको पहले भी मेंस की वीडियोस में वैसे बता चुकी हूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, पर दोबारा से देख लेते हैं। आईपीसी में बेसिकली ये डिफ़ाइन किया जाता है कि क्राइम की जो भी डेफिनेशन होगी उसको डिफ़ाइन किया जाता है, क्राइम को डिफ़ाइन कर दिया जाता है आईपीसी में। जबकि सीआरपीसी जो है वो सारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्म करता है। तो ये डिफरेंस होता है। यहाँ पर तो डेफिनेशन चलेगी ये चीज़ें जो है क्राइम है, कि चोरी कर ली क्राइम है, मर्डर कर दिया क्राइम है। तो अब चोरी कर ली, पर इसका प्रोसेस क्या होगा, आगे बढ़ेंगे कैसे, क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अब चोरी कर ली तो अब क्या सज़ा होगी, या मर्डर कर दिया तो अब क्या प्रोसेस फॉलो होगा, क्या सज़ा होगी। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो प्रोसेस जो फॉलो होगा ये यहाँ पर दिखा हुआ है सीआरपीसी में। अब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसमें ये कुछ लॉ जो है उसने रिव्यू किए हैं। एग्जांपल आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है और ये सेटअप की गई थी 1970 में। इंडियन पीनल कोड के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। ये एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है इंडिया का, कॉम्प्रिहेंसिव कोड है जो कि जितने भी सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स होते हैं क्रिमिनल लॉ के सारे कवर करता है। ये 1860 में ये ड्राफ्ट किया गया था और पहली लॉ कमीशन जो है उसने ये रेकमेंड किया था कि आप इंडियन पीनल कोड जो है उसको ड्राफ्ट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी के बारे में भी थोड़ा सा जनरलाइज्ड चीज़ें देख लेते हैं। सीआरपीसी जो है एक मेन लेजिस्लेशन है कि आपको कोई भी सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ हो रहा है इंडिया में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो होगा उसका मेन लेजिस्लेशन है ये सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये 1973 में इनैक्ट किया गया था और इनिशियली इसको 1882 में क्रिएट किया गया था। तो जितना भी क्राइम जो भी किया गया है तो उसके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड या एविडेंस कलेक्ट करने से रिलेटेड या गिल्ट या फिर इनोसेंस के डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, पनिशमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उसकी मशीनरी जो है ये प्रोवाइड करता है सीआरपीसी। ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, अब ये होता क्या है, तो कंटेक्स्ट इसका ये है कि शिलोंग डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस ने 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में ये अडॉप्ट किया था कि इंडी के बारे में इन्होंने बात की थी। इंडी क्या है, इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है उसको सिंगल एंटरप्राइज की तरह हम ट्रीट करेंगे जो कि फंक्शनल इंटर रिलेटेड है बेसिकली। तो इंडी के साथ जो है एक ही पर्सनलाइज अकाउंट होगा हर एक इंडिविजुअल का और सारी गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो एक अकाउंट से मिल जाएगी। तो बेसिकली प्रोसेस को और सिंपल बनाने के लिए और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये पूरा शिलोंग डिक्लेरेशन में ये सब बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब कुछ अमेंडमेंट्स यहाँ पर की गई हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। सबसे पहले है कि फिक्स टर्म का रिमूवल कर दिया गया है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी कि सीआईसी और आईसी जो पहले 5 ईयर का टर्म होता था, तो अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि टर्म क्या रहेगा सीआईसी और आईसी का। डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही डिटरमाइन करेगी सैलरीज, अलाउंस और जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट सीआईसीज हैं और आईसीज हैं, उनका सारा ये सैलरीज वगैरह भी गवर्नमेंट ही बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। देन कुछ आरटीआई रूल्स जो हैं वो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, देखो ये गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर ग्रांट करता है कि वो कंडीशन ऑफ सर्विस जो है वो डिसाइड कर सकती है जो कि रूल्स में एक्सप्रेसली कवर्ड नहीं है। ठीक है,
इन एक्सरसाइज ऑफ रेजिडियरी पावर। ऐसे केसेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो आईसीज पर बाइंडिंग ही होगा। आईसी मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि आप नहीं मानेंगे, तो ये मना नहीं कर सकते। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन ये नहीं कह सकते कि हम आपका ये डिसीजन नहीं मान रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स पर ये बाइंडिंग रहेगा। गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है रिलैक्स करने की, पावर टू रिलैक्स जितने भी प्रोविजंस हैं रूल्स के, उनकी एप्लीकेबिलिटी की जो है वो को रिलैक्स करने की पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है। फाइनल इंटरप्रिटेशन जो होती है सारे रूल्स की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहती है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आरटीआई रूल्स को अमेंड करके ये पूरा अगर मोटे तौर पर ये बताया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स आ गई हैं, ठीक है, ज़्यादातर पावर्स देख लो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब रीसेंट जजमेंट्स कुछ ली गई हैं आरटीआई से रिलेटेड, कौन सी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो पब्लिक अथॉरिटी में आता है अंडर सेक्शन 2H ऑफ द आरटीआई एक्ट। अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज अंडर आरटीआई। सिंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पब्लिक अथॉरिटी में आ गया है तो अब वो आरटीआई के अंडर आज आनी चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन, पर ऐसी भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आरटीआई में डिक्लेयर नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। तो अब कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो आरटीआई में डिक्लेयर की जा सकती हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं? तो जितने भी पर्सनल एसेट्स हो गए जजेस के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट चीज़, जितने भी नाम हैं जजेस के जो कि कॉलेजियम के द्वारा रेकमेंड किए जाते हैं वो भी इसके अंडर डिस्क्लोज की जा सकती है, आरटीआई के अंडर डिस्क्लोज की जाती है। पर के कॉलेजियम ने ये वाले जजेस के नाम जो है वो क्यों डिस्क्लोज किए हैं, वो रीज़न जो है वो आरटीआई के अंडर नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो ये भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी आरटीआई में वो ये है रीजंस, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया कि आपने ये जजेस को क्यों रेकमेंड किया है, तो कॉलेजियम ये रीजंस नहीं डिक्लेयर कर सकता। जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड है वो सारी भी डिक्लेयर नहीं की जाएगी। देन एनजीओ जो है जो कि गवर्नमेंट से फंड रिसीव करते हैं वो भी आरटीआई एक्ट के अंडर ही आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में अब देख लेते हैं। कम्युनिटीज़ कुछ इंक्लूड की गई हैं इसमें, कौन सी? पारिवारा, तलवारा, सिद्धि ट्राइब्स ऑफ कर्नाटका। ये सारी कम्युनिटीज़ जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के अंडर अब आ गई हैं, ठीक है, तो ये इंक्लूड कर दी गई हैं। शेड्यूल ट्राइब जो है कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में वो प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। वो एक बार प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट से कंसल्ट करता है और फिर ये शेड्यूल ट्राइब्स पर्टिकुलर कम्युनिटी को बना दिया जाता है, जैसे कि ये कम्युनिटीज़ को बना दिया गया। जो भी क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है कि कम्युनिटी को आप शेड्यूल ट्राइब अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो तो क्या क्राइटेरियाज हैं कि आपके पास कुछ प्रिमिटिव ऐसी ट्रेड्स होनी चाहिए, आपका कल्चर अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर आपका होना चाहिए, साथ में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, ठीक है, कि आपका भौगोलिक अलगाव है या शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एंड लार्ज को बड़े पैमाने पे आप बेसिकली आप बहुत सारे ऐसे समुदाय के साथ संपर्क में नहीं हो या फिर बैकवर्डनेस ऐसे है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है एक कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स किया जा सकता है डिक्लेयर। पर ये क्राइटेरिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है, बट वेल इस्टेब्लिश ये विद टाइम बन गया है। अब जो शेड्यूल ट्राइब हैं वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाइज जो है वो लिस्ट की गई हैं और ऑल इंडिया बेसिस पर ये लिस्ट नहीं की गई हैं। अब देखो प्रोटेक्शन, ये तो ऑब्वियस बात हो जाती है, देखो शेड्यूल ट्राइब जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज ही लिस्ट की जा सकती हैं, इंडिया के बेसिस पे नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। जैसे अंडमान एंड निकोबार में कुछ ट्राइब्स हैं, ठीक है, जैसे जरावा ट्राइब्स हो गई फॉर इंस्टेंस, तो अगर वहाँ की अगर ट्राइब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ की जो एक पर्टिकुलर ट्राइब है वहीं पर ही मिल रही है और दूसरी जगह पे आपको नहीं मिलेगी, तो आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज जो है ट्राइब्स को अलॉट करते हो। उसके बाद प्रोटेक्शन, हर किसी जगह का देखो अलग कल्चर होता है ना, तो उसी बेसिस पे आप अलॉट करते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। तो इसमें क्या है, कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो प्रपोज किए गए हैं। सबसे पहले है चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल कमीशन, एक जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको एलिजिबल कर सकते हैं कि आप ये चेयरपर्सन को अपॉइंट कर दो, इस पर्टिकुलर जज को चेयरपर्सन की तरह अपॉइंट कर दो एन एडिशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ में जो स्टेट कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं उसके बारे में जो भी जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनको भी एलिजिबल किया जा सकता है कि आप जो है आपको चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया जाएगा इन एडिशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। मेंबर जो है वो 2 से 3 में अब इंक्रीज हो गए हैं और एक मेंबर जो है वो विमेन होना बहुत ज़रूरी है।
नए जो मेंबर्स हैं, न्यू डीम मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन ऑफ दीज बॉडीज कौन कौन से हैं? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये सारे मेंबर जो हैं वो आ जाते हैं। चेयरपर्सन, मेंबर्स एंड स्टेट कमिश्नर्स का जो टर्म है वो रिड्यूस कर देता है, 5 से 3 साल कर दिया गया है। अब ये जो है रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल रहेंगे सारे। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस प्रिंसिपल्स की, यूएन के अंडर ये आता है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली इंटरनेशनल बेंचमार्क्स हैं अगेंस्ट दी नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, ये दीज कैन बी एक्रेडिटेड अंडर 5 हेड्स। तो जितने भी बेंचमार्क्स हैं, इंटरनेशनल बेंचमार्क्स किस के अंडर आते हैं? मॉनिटर करते हैं जितने भी बेसिकली ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अगर हो जाता है तो उन ऐसी सिचुएशंस को मॉनिटर करने का राइट भी इनके पास आता है। साथ में गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं ये कुछ स्पेसिफिक वायलेशंस के लिए, एंड देन एजुकेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम ये करते हैं, पेरिस प्रिंसिपल्स यूएन के अंडर ये आता है। अब ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसको इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। 1993 में ये इस्टेब्लिश की गई थी और ये एक फोरम प्रोवाइड करती है जित सारे मेंबर्स के लिए कि वो इंटरेक्ट करें और एक्सचेंज करें इन्फॉर्मेशन जो है, और बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी एंगेजमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़े। आफ्टर दैट द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 जो है उसको रिप्लेस करके ये नया एक्ट ये लाया जा रहा है। तो इसके कंटेक्स्ट में ये एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया अब 2019 का, कि भाई 1956 वाला तो पुराना हो गया, हम नया लेके आते हैं। तो डिस्प्यूट, इसके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं हम। सबसे पहले है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है, आप नाम से ही पता लगा सकते हो कि आप आराम से जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कमेटी आई होगी, है ना। तो वही चीज़ है कि आप जो है जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं आप नेगोशिएशन के थ्रू 1 साल के अंदर अंदर ये डिस्प्यूट्स जो है वो आप रिजॉल्व कर लो। अगर बाई चांस 1 साल के अंदर नहीं होते हैं तो आप इसको एक्सटेंड करके 6 महीने और एक्सटेंड कर लो, 6 महीने का टाइम और लेके इसको पर रिजॉल्व करके आ जाओ अपना आराम से, ठीक है। पर ट्रिब्यूनल को रेफ़र करने की बात मत करना। अगर बाई चांस आपसे वो 6 महीने में भी नहीं हो पाता है रिजॉल्व, तब जाना आप ट्रिब्यूनल के पास, ऐसे नहीं आप। अब सिंगल इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है अब बनाया जाएगा और बाकी के जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब ये जो है प्रिस्क्राइब करता है कि ट्रिब्यूनल और टाइमलाइन जो है इनकी कॉम्पोजिशंस को प्रिस्क्राइब करता है ये। उसके बाद इट इज़ मैंडेटरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक अ स्कीम टू गिव इफेक्ट टू ट्रिब्यूनल्स डिसीजन। तो अब गवर्नमेंट भी ऐसी स्कीम बनाएगी कि ट्रिब्यूनल जो है उसके डिसीजन को इफ़ेक्ट में लाने के लिए, इफ़ेक्ट देने के लिए गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिसीजन, एक स्कीम लेके आ सकती है। डेटा कलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ आर डेटा बैंक। तो देखो नेशनल लेवल पे ये बनाने के लिए हर एक रिवर बेसिन को एजेंसी के थ्रू ये करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अपॉइंट किया जाएगा और ऑथराइज़ किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही। तो सारी आप जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं मोस्टली आप ये देखोगे कि इनका फोकस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है मिलती जा रही है, ठीक है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली अमेंड करता है आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट को, 1996 की एक्ट को, और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से ये डील करता है। आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन तो आपको पता ही लग गया है कि क्या करने की बात करता होगा, है ना। तो बेसिकली ये डोमेस्टिक, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से डील करता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि क्यों सेटअप की गई थी कि आप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म को प्रमोट कर सको, उसका प्रमोशन कर सको। अब जितने भी आर्बिट्रेटर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा किया जाएगा। रिमूव टाइम रिस्ट्रिक्शन फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशंस। तो ट्रिब्यूनल जो है वो उनको ट्राई करना चाहिए कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है इस तरीके के मैटर जो है वो 12 महीने के अंदर अंदर आप इसको ख़त्म करो, भाई डिस्पोज ऑफ कर दो, इतना लंबा और एक्सटेंड मत करो। अब जितने भी रिटन सबमिशंस होते हैं उनका कंप्लीशन के बारे में बात करता है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर ये डिस्पोज हो जाने चाहिए, कि जब भी आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट किया गया आर्बिट्रेटर्स को टाइम दिया जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर ये अपने इशूज़ जो है मैटर्स लेके इसको डिस्पोज करो, बस, और एक्सटेंड मत करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट। तो ये बेसिकली डील करता है कि देखो जो पुराना था इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसको रिप्लेस करके अब नया ये एक्ट लाया गया है, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट।
एंड इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ये इसके अंडर रजिस्टर्ड है। देन प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ ADR फैसिलिटीज़ के बारे में ये बात करता है, प्रोफेशनल कॉस्ट इफेक्टिव टाइमली मैनर में। चेयरपर्सन इसके कौन होंगे, तो जो भी जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के कोई जज हो सकते हैं या कोई एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो आर्बिट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस ऐसा कोई चेयरपर्सन होगा। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NPR बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो NPR जो है बेसिकली उसमें लिस्ट होती है कि जितने भी यूजुअल रेजिडेंट्स है कंट्री के उनकी लिस्ट है बस ये NPR, ठीक है, पॉपुलेशन रजिस्टर है हमारा। तो एक यूजुअल रेजिडेंट कौन सा होता है ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एक यूजुअल रेजिडेंट की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन होगा, तो एक ऐसा पर्सन होगा जो कि एक लोकल एरिया में कम से कम पिछले 6 महीने से रह रहा है या फिर वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में अगले 6 महीने तक रहेगा। NPR जो है वो दोनों ही डेमोग्राफिक डाटा और बायोमेट्रिक डाटा दोनों ही कलेक्ट करता है। बायोमेट्रिक डाटा के लिए ये जो है आधार पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली हर चीज़ ये आधार से लिंक्ड है। NPR में रजिस्टर करना जो है वो मैंडेटरी बताया गया है। NPR जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003 के प्रोविजंस के अंडर जो है ये प्रिपेयर किया गया है और सेंसस 2021 के थ्रू ये कंडक्ट किया जाएगा। सिर्फ आसाम जो है वो ही इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रिसेंटली उसने अपना NRC जो है वो कंप्लीट किया है, तो अब बार बार ये नहीं कर सकते ना। तो देखो ये बेसिकली एक यहाँ पर एक प्रपोज़ल भी है कि आप रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इशू कर सकते हो सारे यूजुअल रेजिडेंट्स को NPR में ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जितने भी 18 ईयर्स ऑफ एज के जितने भी यूजुअल रेजिडेंट्स हैं NPR में उनको आप एक रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दो। अब सेंसस जो है वो NPR से कैसे अलग है, NPR के अनलाइक NPR सेंसस जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल से आइडेंटिटी डिटेल्स नहीं पूछता है, ठीक है। सेंसस जो है एक मैक्रो एक्सरसाइज है। सेंसस डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज जो है वो प्रोटेक्ट करता है, तो सबसे ये नहीं पूछता आपका कि अपने आइडेंटिटी कार्ड बताओ आप इंडिया के हो या नहीं या कहाँ के हो ये वो, ठीक है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर है। तो अब नेशन वाइड NRC इसके बारे में बात करते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बेसिकली एक ऐसी लिस्ट है जितने भी लीगल सिटीजन्स हैं कंट्री के उन जिनके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी इसकी। तो क्राइटेरिया क्या है कि सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, 1985 असम अकॉर्ड जो है ये डिटरमाइन करेगा सिटीजनशिप, ठीक है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी सिटीजन्स हैं और इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं जो कि NRC लिस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मिस आउट हो गए हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनको इमीडिएटली फॉरेनर्स नहीं कहा जा सकता या इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप उनको एकदम से फॉरेनर्स या इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कर सकते। ये अलाउ करता है कि जितने भी अलाउ टू रजिस्टर प्रोटेस्ट विद द फॉरेन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में आप रजिस्टर कर सकते हो। आप अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप हाई कोर्ट में अपील कर दो या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लो, लीगल एड दिया जाएगा पुअर्स को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बर्डन ऑफ प्रूफ, देखो अब एक इंडिविजुअल सिटीजन है या नहीं, ये बर्डन जो है वो इंडिविजुअल एप्लीकेंट पे लाई करता है, स्टेट पे लाई नहीं करता। पर फॉरेनर्स एक्ट में अलग सिस्टम दिया हुआ है, 1946 की फॉरेनर्स एक्ट से ये अलग है, ठीक है। देन डाउटफुल और डी वोटर्स, तो डी वोटर्स बेसिकली डाउटफुल वोटर्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर सिटीजनशिप अपनी क्रेडेंशियल्स है ही नहीं, तो उनका जो इंक्लूजन है वो बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स पे, कि जो भी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है वो डिसीजन लेगी उन पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को सेटअप करते। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है अंडर दी फॉरेनर्स एक्ट 1946। ये डिसाइड करता है कि एक पर्सन जो है वो इलीगली रह रहा है इंडिया में, कि और ये एक फॉरेनर है
फॉरेनर्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग या फिर नहीं है। ये इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है कि वो ट्रिब्यूनल्स को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है बेसिकली क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है कि इलीगल माइग्रेंट्स को ना ट्रीट किया जाए, कि फॉर सम पीपल नॉट टू बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स अंडर द एक्ट। तो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस, इन कम्युनिटीज़ के लोग जो कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं, ठीक है, उनको आप इलीगल माइग्रेंट जो है वो नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। पर कुछ कंडीशंस है कि अगर ये इंडिया में एंटर किए हैं ऑन और बिफोर December 31, 2014, उससे पहले के एंटर किए हुए हैं, तो आपको जो है आप इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। या फिर अगर आप 6th शेड्यूल के अंडर नहीं हो या इनर लाइन परमिट एरियाज़ के अंडर नहीं होने चाहिए आप, ठीक है। देन जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं अगेंस्ट ये जितनी भी कैटेगरीज़ हैं जो मैंने आपको बताई, उसके अगेंस्ट जितनी भी ये लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं इलीगल माइग्रेशन की या सिटीजनशिप की, उसको बंद कर दिया जाएगा। अब आपको ये नहीं है कि जेल में डाला जाएगा वगैरह करके, ठीक है। जितना भी पीरियड है नेचुरलाइजेशन का वो अब घटा दिया गया है। पहले 11 साल था, अब उसको 5 साल कर दिया गया है, जो कि जितने भी अबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट जो मैंने आपको बताए। ग्राउंड्स क्या है कि आप OCI रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड से अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन से डिसअफेक्शन दिखाते हो, या फिर आप एनिमी से एंगेज करते हो वॉर के टाइम पे, या फिर इंडिया के सिक्योरिटी के, सॉवरेनिटी के या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर ज़रूरी है तो आपका OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। या फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के 5 साल के अंदर अंदर जो है उस OCI वाला पर्सन जो है उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है 2 या 2 साल से ज़्यादा की, तो भी उसका OCI कार्ड जो है वो कैंसिल हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989, इसका कंटेक्स्ट क्या है? देखो, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट्स जो है वो अपहेल्ड की थी इस एक्ट में। अमेंडमेंट्स क्या हुई थी कि एंटिसिपेटरी बेल के अगेंस्ट बार करना, देन सेक्शंस 18A जो है इंसर्ट किया गया, जिसमें इट डज अवे विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ अंडरटेकिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरी एंड ऑफ प्रोक्योरिंग अप्रूवल प्रायर टू मेकिंग एन अरेस्ट। तो बेसिकली ये कहा गया था कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है, कि पहले आप इंक्वायरी करोगे, फिर आप पहले अप्रूवल भी लोगे, परमिशन भी लोगे अरेस्ट करने से पहले, तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई भी नो प्रोसीजर अदर दैन स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट एंड CRPC शैल अप्लाई, तो कोई भी प्रोसीजर अप्लाई नहीं होगा जो कि एक्ट और CRPC के अंडर मौजूद है ऑलरेडी। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? तो बेसिकली एक पर्सन को जब भी अरेस्ट किया जाता है, तो एक पर्सन को अरेस्ट करने से पहले ही, बिफोर अरेस्ट, अगर बेल दे दी जाती है, ठीक है, उसको एंटिसिपेटरी बेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेल एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती है अगर आपने इस तरीके की एट्रॉसिटीज़ की हैं। शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989 के अंडर इस तरीके की एट्रॉसिटी की है, तो एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989, ठीक है। तो इसमें इट टॉक्स अबाउट टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन अदर देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो बेसिकली जितने भी ऑफेंस किए गए हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट ऐसे लोगों द्वारा जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स नहीं हैं, ऐसे ऑफेंसेस के अगेंस्ट ये प्रिवेंट करने का काम करता है, कि ऐसे ऑफेंसेस ना हो उसके बारे में बात करता है। कुछ स्पेशल कोर्ट्स जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं ट्रायल्स, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन विक्टिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ रूल फ्रेम कर सकती है, कुछ रूल्स के आप जो है एक्ट के पर्पस को कैरी आउट करने के लिए आप रूल्स बना सकते हो। आधार और अदर लॉज जो है अमेंडमेंट एक्ट 2019 के लिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन जो है आधार नंबर होल्डर के लिए ज़रूरी है। देन वॉलेंट्री यूज़ है आधार का, टोटली वॉलेंट्री यूज़ है, मैंडेटरी नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको आधार यूज़ करना ही करना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, स्वैच्छिक उपयोग करना आपके लिए है। तो एंटिटीज़ जो है उसको अलाउड है कि आप ऑथेंटिकेशन जो है वो फॉर्म कर सकते हो आधार से, या फिर आपको अगर कोई और चाहिए, कुछ और आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करना है वो कर लो। आधार नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, देखो अगर आप नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में क्या आधार नंबर जो है चिल्ड्रन का, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप
आपका पेरेंट या गार्जियन का जो कंसेंट है वो नीडेड है। 18 साल की उम्र के बाद अब ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो अपना आधार जो है वो कैंसिल कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता। अब डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, देखो इन्फॉर्मेशन जो है कुछ केसेस में किस तरीके की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की बात यहाँ पर की गई है कि अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है तो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज हो सकती है। अब नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में अगर कोई भी ऐसी डायरेक्शन दी जाती है कि आपको एक पर्सन की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ऐसे डायरेक्शन जो है वो सेक्रेटरी की रैंक से कम के जो ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। UIDAI फंड, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं UIDAI के, जैसे सैलरीज अलाउंसेस हो गई उनके एम्प्लॉयज़ की, तो ये फंड भी बनाया जाएगा। कंप्लेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सारे इंडिविजुअल्स जितने भी हैं वो अपनी कंप्लेंट्स कुछ सर्टेन केसेस में रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे इम्पर्सनेशन और डिस्क्लोजर ऑफ देयर आइडेंटिटी, या फिर आधार इकोसिस्टम को भी ये डिफाइन करता है। पेनल्टी प्रोविजंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक्ट से कंप्लाई करना है आपको और UIDAI के डायरेक्शन से आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, और जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर UIDAI के द्वारा रिक्वायर्ड है तो उसको आपको फर्निश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब टेलीकॉम डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये जो है एपेलेट अथॉरिटी रहेंगे अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है। अगर आपको किसी भी जो भी ऑफिसर है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, उसके डिसीजन से आप सहमत नहीं हो, आपको पसंद नहीं आ रहे हैं उसके डिसीजन, तो आप उस पर्टिकुलर केस में एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास आप जा सकते हो। देन वी टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ इन न्यूज़। अब कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ रही थी न्यूज़ में, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसका कंटेक्स्ट ये है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अभी रिसेंटली क्राइम डेटा रिलीज़ किया था 2017 का। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में कुछ बात करते हैं तो ये एक इन्फॉर्मेशन का रेपोजिटरी टाइप पे फंक्शन करता है कि सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए क्राइम से रिलेटेड, क्रिमिनल से रिलेटेड, कौन सा क्रिमिनल ने क्या क्राइम किया, सब चीज़ें आपको कब किया था, ठीक है, हिस्ट्री शीटर्स के बारे में कुछ चाहिए आपको, तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एक रिपोजिटरी का काम करता है ये नेशनल स्टोर हाउस है फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स का भी। जितने भी कन्विक्टेड पर्सन है उनके फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड जो है यहाँ पर स्टोर कर दिए जाते हैं, और फॉरेन क्रिमिनल जो हैं उनके भी कभी कभी यहाँ पर स्टोर कर दिए जाते हैं। एक अटैच्ड ऑफिस है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ये जो है 1986 में सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन 1977 1981 और MHA's टास्क फोर्स 1985। ये जो है प्रिजनर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिलीज़ करता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA के बारे में अब हम बात करते हैं। इसका कंटेक्स्ट ये है कि नया CGA जो है वो अपॉइंट किया गया है। CGA जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है अकाउंटिंग मैटर्स पे टू द यूनियन गवर्नमेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, जितनी भी बॉडीज़ है ना सबको अलग अलग से लिख के और एक जगह पर और इसको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन कर देना कि ये वाली बॉडी जो है ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, फिर दूसरी जगह लिख लेना ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, ये सारी क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं। इस तरीके से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि UPSC पूछ लेते हैं ये सब चीज़ें। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंडर इस्टेब्लिश की गई थी। इसके रेगुलेटरी और क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं इसके पास। स्यूमोटो पावर जो है टू इंक्वायर अबाउट एनी एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, ये भी इसके पास पावर है। चेयरपर्सन और 2 से 6 मेंबर्स होते हैं इसमें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है जितनी भी कॉम्पिटिशन पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, और इसका ओपिनियन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है पूरे उसके पास पावर है, वो मानना चाहे तो माने, वो नहीं मानना चाहे तो ना माने, ठीक है। तो ये पूरी पावर्स रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के। तो कुछ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे पहले है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है उसको इस्टेब्लिश करे, मैनेज करे। इसका एम क्या है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनको उनके ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स में सपोर्ट करता है। जितने भी गवर्नमेंट सर्विस होती हैं जो कि सिटीजन्स के पास अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ये सारी ऐसी गवर्नमेंट सर्विस को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अवेलेबल कराता है,
ठीक है। तो ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का ये पूरा काम आ जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्रीज के ज़रूर ध्यान में रखना, जितनी भी गवर्नेंस रिलेटेड इनिशिएटिव्स आ रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी वो है मिनिस्ट्रीज़, क्योंकि यही चीज़ सबसे पहले यूपीएससी पूछता है। पहली स्टेटमेंट आपको आ जाएगी कि ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसका एम क्या है कि कॉमन मैन के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना, साथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के उसको मॉनिटर करना, रिव्यू करना। इसका एक 3 टियर सिस्टम है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीएमओ का ऑफिस होता है, तो नेक्स्ट यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज होते हैं और चीफ सेक्रेटरीज होते हैं स्टेट्स के। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, GIMS। तो व्हाट्सएप के जैसा ही एक मैसेजिंग ऐप है, बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनका कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे और आपस में इंट्रा एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। व्हाट्सएप जैसा ही एक पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है ये। अब ये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा ये डेवलप किया गया है, भुवन पंचायत V3.0। तो ये एक वेब जियो पोर्टल है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो के द्वारा ये डेवलप किया गया है अंडर द SISDP प्रोजेक्ट, स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और ये बेसिकली ग्राम पंचायत को उनके जो जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्लानिंग प्रोसेसेस हैं उनको एड करने के लिए काम करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उसके लिए ये काम करता है, ग्राम पंचायत को एड करने के लिए। थीमेटिक डेटाबेस के बारे में अगर आप बात करते हो, एंटायर कंट्री के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो पूरे कंट्री का जितना भी आपको डेटाबेस चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है। कंज्यूमर ऐप की आप बात करते हो तो ये बेसिकली कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रजिस्ट्रेशन ऐप है, ऑनलाइन ऐप है ये, जिसमें जितनी भी रेगुलर कंप्लेन मॉनिटर की जाती है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। तो मिनिस्ट्री अगेन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिजी लॉकर। व्हाट इज़ डिजी लॉकर? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये इनिशिएटिव निकाला गया है। एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स हैं उनका पूरा स्टोर किया जाता है। जितनी भी वेरिफिकेशन हो गई है आपके डॉक्यूमेंट्स की, या शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना है या फिर स्टोर करना है डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स को, तो यहाँ पर किया जाता है। तो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब जो भी एक यूज़र है जो भी ये यूज़ कर रहा है डिजी लॉकर को, अब अगर उसकी डेथ हो जाती है मान लो, तो डेथ के बाद इसके जितने भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके किन के द्वारा असेसिबल नहीं किए जाएंगे कि उनके रिश्तेदार जो है सारे आके और वो ले रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स, ये नहीं होगा। तो वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास कर दिए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बस ये चीज़ होती है इसमें। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रैंकिंग्स जो है ये निकाली गई थी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड PG के द्वारा। तो इसमें क्या है, जितनी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विस पोर्टल जो है इन सबको असेस करने का ये काम करता है, ठीक है। जैसे कि फाइनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सारी मिनिस्ट्री हो गई, इसको असेस करता रहेगा ये बैठ के, ठीक है। बस ये काम होता है इसका नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का। अब संतुष्ट पोर्टल, देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि आप कोई भी पब्लिक सर्विस जो है वो डिलीवर करते हो, तो वो पब्लिक सर्विस जो है अच्छे से डिलीवर हो गई है, सारी पॉलिसीज़ ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही, ये सब का ऑब्जेक्टिव है बस इसका संतुष्ट पोर्टल का। क्या पब्लिक डिलीवर्स जो है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी वालों को बिल्कुल संतुष्ट करना है। बेसिकली आपने अपनी पब्लिक सर्विस जो है अच्छे से डिलीवर की है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इसके द्वारा ये निकाली गई है। आस्क दिशा चैट बॉक्स, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑनलाइन क्वेरी रेजोल्यूशन चैट सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि ये इंडियन रेलवेज़ के द्वारा लॉन्च किया गया था 2018 में। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट जन सूचना पोर्टल। तो ये राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया जन सूचना पोर्टल, और जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा डेवलप किया गया था। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कंट्री में। इसके पास जितने भी 23 गवर्नमेंट स्कीम्स और सर्विसेज जो है 13 डिपार्टमेंट से एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये 23 गवर्नमेंट स्कीम सर्विस की 13 डिपार्टमेंट से। अब ये सेक्शन 4 क्लॉज 2 ऑफ दी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से ये इंस्पायर्ड है, दैट इज़ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन से, कि एक ही जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का पूरा अच्छे से जो यूज़ कर रहा है वो ये कर रहा है पोर्टल, ठीक है। अब गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में देखो, एक यूनिफॉर्म टूल है अक्रॉस स्टेट्स, जितने भी स्टेटस है गवर्नेंस का उसको ये असेस करता है,
कि आपके गवर्नर भाई आपके स्टेट का क्या स्टेटस है गवर्नेंस का, तो एक गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए ये करता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कॉम्पोजिट रैंकिंग्स ऑफ ऑल स्टेट्स, देखो इसमें कौन कौन सी अलग अलग तरह की स्टेट्स होती हैं, तो 3 तरीके की यहाँ पर रैंकिंग्स के बारे में बात की गई है। देखो बिग स्टेट्स कैटेगरी में तमिलनाडु ने टॉप किया है, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है और यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी ने टॉप किया है। नेक्स्ट बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की। ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एनजीओ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और हर साल किया जाता है सिंस 1995। डेनमार्क न्यूजीलैंड ने इसको टॉप किया है। इंडिया जो है वो 2 पोजीशन जो है स्लिप कर गया है टू दी 88th रैंक और उसका स्कोर जो है इट हैज़ रिमेन स्टडी एट 41। वन नेशन वन राशन कार्ड ये स्कीम है। बेनिफिशियरी जो है वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स खरीद सकते हैं एक किसी भी राशन शॉप से कंट्री के किसी भी पार्ट में। तो बेसिकली राशन कार्ड जो है वो आधार से लिंक होना ज़रूरी है और कोई भी नए राशन कार्ड जो हैं वो स्पेसिफिकली इसी स्कीम के लिए नहीं बनाए जाएंगे। सिर्फ ऐसी सब्सिडीज़ जो कि सेंटर के द्वारा सपोर्ट की जाती हैं, एक पर्सन जो है सिर्फ उन्हीं के लिए एलिजिबल हो सकता है। एग्जांपल जैसे कि सब्सिडी जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर प्रोवाइड की जाती है ऐसी सब्सिडीज़ के लिए। अगर एक बेनिफिशियरी जो है वो एक रीजन में नए रीजन में चला जाता है, मूव कर जाए नए एक रीजन में जहाँ पर ग्रेन्स जो है वो फ्री में मिलते हैं, तो वो उन बेनिफिट्स को एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, एक माइग्रेंट जो है उसको मैक्सिमम 50% ऑफ द फैमिली कोटा जो है उसको खरीदने की उनको इजाज़त है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है और नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी इन फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और ये पार्था मुखोपाध्याय कमेटी के द्वारा रिकमेंड की जाती है ऑन माइग्रेशन। पार्था मुखोपाध्याय कमेटी ऑन माइग्रेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आधार बेस्ड नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी जो है इसका क्रिएशन होगा फॉर रिडक्शन ऑफ घोष बेनिफिशियरीज। अब क्या होता है, एक ही स्कीम को लेने के लिए कुछ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है, या तो ये सारी सिस्टम्स को हटाने के लिए ये लाया गया है। नेक्स्ट मिसलेनियस सब कुछ टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। तो रिसेंटली यूपी ने कमिश्नर सिस्टम जो है पुलिसिंग का ऑर्गेनाइज ये अनाउंस किया है लखनऊ और नोएडा। डुअल सिस्टम के बारे में बात करते हैं और कमिश्नरेट सिस्टम, इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो डुअल सिस्टम है उसमें डुअल कंट्रोल होता है ओवर द पुलिस। कैसे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, एग्जीक्यूटिव का और एसपी हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। पावर्स का सेपरेशन रहता है। डीएम एग्जांपल, डीएम जो है वो अरेस्ट वारंट जो है वो इशू करता है, लाइसेंसेस इशू करता है। एसपी जो है वो क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है, अरेस्ट वगैरह करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कमिश्नरेट सिस्टम की। कमिश्नरेट सिस्टम एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर होता है। जो कमिश्नर होता है पुलिस का, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल की रैंक या उससे ऊपर की रैंक पे, वही सोल हेड होता है फोर्स का विद इन द सिटी और जितनी भी पावर है वो कमिश्नर के पास कंसंट्रेटेड होती है। जैसे पुलिसिंग की पावर हो गई, मजिस्ट्रेसी की पावर हो गई, ये सारी कमिश्नर के पास होती है और वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट पुलिस चीफ को। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमी प्रॉपर्टीज़ की। देखो, जब भी नेशंस वॉर पे जाते हैं तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है अपनी एनिमी कंट्री के सिटीजन्स की सीज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो है उनको जब्त कर लिया जाता है। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको एलियन प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है या फिर एनिमी प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है। अब देखो, इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में और इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 और 1971 में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो कि चाइना और पाकिस्तान के जो सिटीजन थे उनकी प्रॉपर्टीज़ इंडिया में ये जब्त कर ली अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी एनिमी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो कस्टोडियन जो है एनिमी प्रॉपर्टीज़ फॉर इंडिया कौन होगा? ये प्रॉपर्टीज़ आपने जब्त तो कर ली, पर ये कौन लेगा ये वाली प्रॉपर्टीज़? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज़। तो ये जो है सेपी, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज़ फॉर इंडिया, यही रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो सारी जो एनिमी प्रॉपर्टीज़ जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आती है। ये इंडियन सिटीजन्स को प्रोहिबिट करती है, ऐसे इंडियन सिटीजन जो कि लीगल हायर से एनिमीज़ के, उनको ये प्रोहिबिट करती है वो अपनी इनहेरिटेंस की जो एनिमी प्रॉपर्टी है वो नहीं ले सकते। ठीक है, और उनको ऐसे लोगों को भी वो एनिमी की ही डेफिनेशन में लाया जाता है। अब ये जो है ये पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, ये उन एनिमी प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है। सेंटर का पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद जो भी ये डिसाइड करेगी, आप जैसे आपको बेचना है बेच दो, डिस्पोज करना है डिस्पोज कर दो। ठीक है, सिविल कोर्ट्स को प्रोहिबिट करती है
कि और बाकी की अथॉरिटीज़ को प्रोहिबिट करती है कि आप ऐसे इस तरीके के डिस्प्यूट्स जो है वो ना सुने, ठीक है। तो ये वाले डिस्प्यूट्स का आप नहीं जा सकते कोर्ट में। रिडक्शन क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिमूव कर दी जाती है एक डॉक्यूमेंट से प्रायर टू पब्लिकेशन। तो मान लो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आ रहा है जिसमें एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अगेंस्ट कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट को पब्लिकेशन से पहले ही आप ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो रिमूव करवा दो, तो इसको रिडक्शन का प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। ब्रू अग्रीमेंट अब बात करते हैं। देखो 1997 कुछ एथनिक क्लैशेस हुए थे मिज़ोरम में, जिसमें 34,000 ब्रूज जो थे उनको रिलीफ कैंप्स में अकोमोडेट किया गया था त्रिपुरा में। तो ये अग्रीमेंट साइन किया गया था सेंटर के द्वारा और त्रिपुरा एंड मिज़ोरम एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रू ट्राइब के द्वारा। ये आपस में ये एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें ये बात की गई थी कि ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस है कम्युनिटी का उसको सेटल कर देंगे हम। तो ब्रू रिफ्यूजीज़ जो थे वो त्रिपुरा में सेटल हो जाएंगे और उनको जो है ये जो रिहैबिलिटेशन और वोटिंग राइट्स वगैरह और ये ग्रांट देने की जो है वो हेल्प की जाएगी। तो अब मिज़ोरम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि जितने भी रिपाट्रिएटेड ब्रू रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए, तो जितने भी स्वदेश बेसिकली भेजे गए जो ब्रू रिफ्यूजीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मिज़ोरम के पास जाती है, ठीक है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ किया गया है। नॉर्वे ने टॉप किया है इस इंडेक्स में और इंडिया जो है वो 10 प्लेसेस की और गिरावट आ गई है उसमें ग्लोबल रैंकिंग्स ऑफ 51। इंडेक्स जो है वो इंडिया को कैटेगराइज करता है अंडर दी फ्लॉड डेमोक्रेसीज। अब सेंट्रल एडवर्स लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं। ये पर्टिकुलर लिस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा मेंटेन की गई है, जिसमें ऐसे लोगों के नाम दिए गए हैं जो कि खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया था, जिन्होंने 1980s में और 90s में, बट बाद में वो लोग यहाँ से चले गए थे। अब या फिर ऐसे लोग जिनके टेररिस्ट आउटफिट्स के साथ कुछ लिंक्स हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने वीज़ा नॉर्म्स को वायलेट किया है अपनी प्रीवियस, जब भी वो पहले विजिट किया था उन्होंने इंडिया को, तब उन्होंने वीज़ा नॉर्म्स वायलेट किए हैं, या फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किए थे इन देयर कंट्रीज़। तो ऐसे लोगों की लिस्ट है। वक्फ प्रॉपर्टीज़, तो कंटेक्स्ट क्या है कि 100% जियो टैगिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ टू बी डन। तो 100% जो है वो जियो टैगिंग कर दी जाएगी वक्फ प्रॉपर्टीज़ की। वक्फ जो है वो बेसिकली क्या इम्प्लाई करता है कि एक मुस्लिम के द्वारा एक प्रॉपर्टी की एंडाउमेंट की जाती है, गॉड को दे दी जाती है एक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इट इज़ मैनेज बाय अ मुतावली और बोर्ड जो है वो एक इसको लीगल एंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज़ करता है या फिर एक जस्टिक पर्सन के तौर पर ये रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इस बोर्ड को। और इट इज़ गवर्न बाय वक्फ एक्ट 1995। तो ये जो वक्फ बोर्ड है इट इज़ गवर्न बाय वक्फ एक्ट 1995। हर एक स्टेट के पास एक वक्फ बोर्ड होता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है ये एक एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, इसका कंटेक्स्ट क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अपने अयोध्या वर्डिक्ट में इस एक्ट का मेंशन किया था। की प्रोविजंस क्या है इस एक्ट की, जो रिलीजियस कैरेक्टर होता है एक प्लेस ऑफ वर्शिप का, वो जो है वो सेम ही रहेगा जैसा कि वो अगस्त 15, 1947 में था। कोई भी पर्सन जो है वो एक प्लेस ऑफ वर्शिप को किसी और डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब कुछ एग्जाम्पशंस इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि जो डिस्प्यूटेड साइट है अयोध्या में उसमें एग्जाम्पशंस कुछ प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मॉन्यूमेंट्स और साइट्स जो है जो कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन साइट्स एक्ट 1958 में दिए गए हैं, तो इसमें आ जाता है। एग्जाम्पशंस जो है ये प्रोवाइड किए गए हैं, तो इन सब में नहीं आएगा, इन सब पे अप्लाई नहीं होगा ये। अब देखो कुछ स्टैटिक टॉपिक्स थे न्यूज़ में जो कि आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ने ही हैं, ठीक है। सिंस ये न्यूज़ में थे तो लक्ष्मीकांत से एक बार डिटेल में इनको पढ़ जाना, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। फंडामेंटल ड्यूटी पढ़नी है आपको, सिटीजनशिप पढ़नी है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ना है। तो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने बेसिकली मर्सी प्लीज जो है वो रिजेक्ट की थी निर्भया केस के कन्विक्ट्स के लिए, तो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर के बारे में भी ज़रूर पढ़ लेना कि गवर्नर के पास कौन सी पार्डनिंग पावर्स होती है और प्रेसिडेंट के पास। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो डेथ पेनल्टी दे सकता है, गवर्नर के पास इस तरीके की कोई पावर नहीं होती। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि आप जो है कोर्ट मार्शल वगैरह के रिलेटेड पावर्स होती हैं, पर गवर्नर के पास इस तरीके की कोई पावर नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान में रखनी है। अब अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अबॉलिशन के बारे में आंध्र प्रदेश असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का अबॉलिशन कर दो, आप अबॉलिश कर दो। तो ये इस रिलेटेड भी आप पढ़ लेना। ये पार्लियामेंट्री मोशंस जो है, प्रिविलेज मोशन जो है वो पास किया गया था प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो पार्लियामेंट्री मोशन जो है वो आपको पढ़ के जाने ज़रूरी है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पढ़ लेना। लीडर ऑफ अपोजिशन आपको देखना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये आपको देखना ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंट ने एक पिटीशन को रिजेक्ट किया था जिसमें दिल्ली एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि वो जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली ये कहा गया था कि ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डिफाइन किया गया है। और ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते दिल्ली एमएलए को, क्योंकि वो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि आप जो है कुछ प्रॉफिट हो रहा है आपको, अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन ही नहीं आ रही है, आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो प्रॉफिट काहे का, है ना। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो वो हुआ ही नहीं। तो ये सारे इश्यूज आए थे। तो मेन जो आपको ध्यान में रखना है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पढ़ जाना है। देन लैप्सिंग ऑफ बिल्स, अब बिल्स के लैप्स होने पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी कि कब बिल लैप्स हो जाता है, कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें बिल लैप्स होता है, कौन सी कंडीशन होती हैं जिनमें बिल लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ जाना डिटेल में। कुछ कंडीशंस यहाँ पर लक्ष्मीकांत में दी हुई हैं, वो पढ़ जाना। कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में पढ़ना है आपको, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़नी है, एथिक्स कमेटी ज़रूर पढ़ लेना, लार्जेस्ट कमेटी होती है ये, लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है, पढ़ लेना। देन इंटरस्टेट काउंसिल, रिसेंटली इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यूनियन होम मिनिस्टर ने ये हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की थी कि कंट्री की कॉमन लैंग्वेज के तौर पर आप इसको प्रमोट करो। उसके बाद ट्रिब्यूनल चैप्टर के बारे में पढ़ लेना। देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बारे में ज़रूर आप पढ़ लेना कि एडिशन ऑफ जजेस हुए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अभी जजेस एडिशन हुआ है ना, आप 31 से 34 कर दिए गए हैं उनको। तो ट्रांसफ़र जो है जजेस का, और एक्टिंग चीफ जस्टिस, रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रीजनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देन ग्राम न्यायालय, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सारी ही स्टेट्स को कि वो बाहर आके विद नोटिफिकेशन फॉर इस्टेब्लिशिंग ग्राम न्यायालय विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है ग्राम न्यायालय अपने अपने स्टेट में इस्टेब्लिश कर लो। देन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा जो है उसने विजन 2020 डॉक्यूमेंट, ये मिशन एक्सेस जस्टिस टू ऑल, ये इशू किया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। 6 शेड्यूल के बारे में बात करते हैं तो ये ज़रूर पढ़ लेना। NCST जो है उसने यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए ये रेकमेंड किया था कि ये लद्दाख को जो है वो ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दो आप इसके शेड्यूल के अंडर, ठीक है। अब आपको NCST के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब के बारे में। इलेक्शन कमीशन जो है वो ये क्राइटेरिया बताता है कि एक पार्टी को नेशनल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है, ये चीज़ जो है इसके कुछ कंडीशंस जो है वो लिखे गए हैं लक्ष्मीकांत में, तो आप वो पढ़ जाना। देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में ज़रूर पढ़ जाना। लोकपाल पढ़ जाना। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज़ इंपॉर्टेंट। नीति आयोग जो है उसने राजीव कुमार को रीनेम किया है एज वाइस चेयरमैन, और होम मिनिस्टर को एक्स ऑफिशियल मेंबर जो है वो अपॉइंट किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी आप पढ़ जाना। अब कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो न्यूज़ में रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं, ये भी आप पढ़ जाना। कौन से आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 87, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टेटमेंट वाइज ही या मैच द फॉलोइंग में या कैसे भी, स्टेटमेंट वाइज ज़्यादातर पूछा जाएगा वैसे अगर पूछा गया तो आर्टिकल 87 जिसमें स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट से डील करता है ये। आर्टिकल 164 क्लॉज 3, गवर्नर जो है वो ओथ्स ऑफ ऑफिस जो है वो एडमिनिस्टर करेगा। आर्टिकल 340 जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है कमीशन को टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, जितने भी बैकवर्ड क्लासेज हैं उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रेसिडेंट कमीशन अपॉइंट करेगा, वो आर्टिकल 340 में दिया हुआ है। आर्टिकल 371, आर्टिकल 371J तक जितने भी हैं ये आर्टिकल्स, ये बेसिकली कुछ स्टेट्स के लिए, कंट्री की ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी जाती हैं, कुछ टेम्परेरी या ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजंस कुछ स्टेट्स को ग्रांट की जाती हैं, उससे ये डील करता है। आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से ये डील करता है, जिस पर मैं आपको मेंस पे पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में ये लेक्चर। तो बेसिकली केरला और छत्तीसगढ़ जो है उन्होंने एक सूट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये चैलेंज करते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ वेरियस सेंट्रल लॉज रिलेटेड टू कैब, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो सेंट्रल लॉज की वैलिडिटी है उसको चैलेंज करते हुए किया है। तो आर्टिकल 131 जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। आर्टिकल 82 जो है पार्लियामेंट ने डीलिमिटेशन एक्ट हर एक सेंसस के बाद जो इनैक्ट करती है उसके कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। डीलिमिटेशन एक्ट तो मैं आपको इस लेक्चर में भी अभी बता चुकी हूँ। देन आर्टिकल 170 जो है स्टेट्स जो है उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है एज पर डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। अब सेक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट RP एक्ट 1951 इन न्यूज़, तो ये एक्ट न्यूज़ में थी, इसके कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। सेक्शन 8 क्लॉज 1 ये बेसिकली बात करता है
कि एक पर्सन जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इलेक्शन कंटेस्ट करने से अगर वो इंडियन पीनल कोड या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर कोई ऑफेंस में अगर वो पनिशेबल है, अगर वो कन्विक्ट कर लिया जाता है इन प्रोविजंस के अंडर, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेक्शन 11 बात करता है कि इलेक्शन कमीशन को के पास इतनी पावर दी जाएगी, उनको एम्पावर किया जाएगा कि वो एक पर्सन को जो है वो रिमूव कर दिया जा सकता है कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो रिमूव कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है इसको आपने रिड्यूस कर दिया या फिर रिमूव कर दिया, तो ये जो रिडक्शन और रिमूवल की जो पावर होती है ये इलेक्शन कमीशन को दे दी जानी चाहिए, ये एम्पावर करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। सेक्शन 126 ये बेसिकली किसके बारे में बात करता है, वोटिंग डे के 48 घंटों से पहले आप इलेक्शन कैंपेन जो है वो नहीं कर सकते, तो इलेक्शन कैंपेन को प्रोहिबिट करता है 48 घंटों से पहले। अब सेक्शन 29A बात करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर किया जा सकता है। तो देखो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने पढ़ी आज, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ज़रूर ये सारी चीज़ें पढ़ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में है ये, और एक बार जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार लक्ष्मीकांत में दोबारा से गो थ्रू दोज टॉपिक्स, ठीक है। लक्ष्मीकांत से पढ़ जाना, ये स्टैटिक टॉपिक्स तो स्पेशली। ऑल राइट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।